कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही एमसी की खूबसूरत एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर एक ऐसे मोटे आदमी के साथ चली जाती है जो 2.5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और लगभग 300 किलो का था। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे अचानक एकेडमी ऑफ आर्ट्स की कैंपस ब्यूटी सू यू फे का फोन आता है। दोनों सिर्फ एक ही बार चांस से एक बार में मिले थे। दोनों ने साथ में ड्रिंक की थी और नशे की हालत में एक होटल में रात गुजारी थी। उसके बाद से वो कभी दोबारा नहीं मिले। अब अचानक सू यू फेई उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देने वाली थी। डिलीवरी रिस्की थी, इसलिए डॉक्टर को कंसेंट फॉर्म पर फैमिली मेंबर के साइन चाहिए थे। एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और मना कर देता है कि वो उसका फैमिली मेंबर नहीं है। तब सू यू फेई एक ऐसा सच बताती है जो उसके होश उड़ा देता है। वो कहती है कि उसके पेट में जो बच्चे हैं वो सब एमसी के ही हैं। एमसी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सू यू फेई किसी और के बच्चों की जिम्मेदारी उसके सर डालना चाहती है। जैसे ही वो कॉल काटने वाला होता है तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस सुपर डैड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहला मिशन था हॉस्पिटल जाकर कंसेंट फॉर्म साइन करना, जिसका रिवॉर्ड था 2 लाख युआन। दूसरा मिशन था सू यू फेई के साथ डिलीवरी के दौरान रहना, जिसके रिवॉर्ड में बेबी सप्लाईज और फॉर्मूला मिलना था। तीसरा मिशन था बच्चों के नाम रखना और उसका रिवॉर्ड शैनशन में एक लग्जरी अपार्टमेंट था। एमसी को तब समझ आता है कि अगर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो बच्चे सच में उसके ही होंगे। ये सोचते ही वो बिना देरी किए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सच का पता लगा सके। हॉस्पिटल में सू यू फेई की सीनियर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है और सब लोग बेचैनी से किसी के कंसेंट फॉर्म साइन करने का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि सू यू फेई एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली है। क्वाड्रुप्लेट्स की प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर होती है और डिलीवरी के वक्त रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। एमसी अभी भी शॉक में होता है, लेकिन फिर भी कंसेंट फॉर्म साइन कर देता है। जैसे ही वो साइन करता है, सिस्टम तुरंत उसके अकाउंट में 2 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। इतनी सी चीज के बदले इतना बड़ा रिवॉर्ड देखकर वो हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। सू यू फेई की बेस्ट फ्रेंड गुस्से में एमसी का सामना करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने प्रेगनेंसी के दौरान सू यू फेई को अकेला छोड़ दिया। एमसी समझाता है कि उस रात जो भी हुआ था वो दोनों की मर्जी से हुआ था, लेकिन उनकी बात और आगे बढ़ पाती उससे पहले ही सू यू फेई को लेबर पेन शुरू हो जाता है। नर्सेस तुरंत उसे डिलीवरी रूम में ले जाती हैं और सब बाहर इंतजार करने लगते हैं। इसी वक्त एमसी पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड रात की वजह से वो अब बाप बनने वाला है और वो दिल से डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। काफी टेंशन भरे इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आता है और गुड न्यूज देता है। डिलीवरी सक्सेसफुल रही थी। सू यू फेई ने सेफली 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन मां और चारों बेबीज बिल्कुल हेल्दी थे। ये सुनकर एमसी सुकून की सांस लेता है और सू यू फेई से मिलने से पहले उसके लिए खाना और जरूरी सामान खरीदने का फैसला करता है। क्योंकि उसे न्यू मदर और न्यू बॉर्न बेबीज की केयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो पेरेंटिंग के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम उसे पोस्टपार्टम और न्यू बॉर्न केयर की एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया रिवॉर्ड के रूप में दे देता है। साथ ही सिस्टम ये भी बताता है कि जितना ज्यादा वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उतने ही बेहतर रिवॉर्ड्स फ्यूचर में अनलॉक होंगे। जब एमसी आखिरकार सू यू फेई के रूम में जाता है तो सबसे पहले वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी वाइफ कहकर बुलाता है। ये सुनकर सू यू फेई पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एमसी उसके साथ रुकेगा। वो बताती है कि कंसेंट फॉर्म साइन करने के बाद ही उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले ही 4 बच्चों को बड़ा करेगी और कभी भी एमसी को फोर्स नहीं करेगी। लेकिन एमसी प्यार से उसकी बात रोक देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे उसके भी हैं और उनका फादर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। वो प्रॉमिस करता है कि अब वो दोनों मिलकर 4 बच्चों की परवरिश करेंगे, एक खुशहाल फैमिली बनाएंगे और वो कभी भी सू यू फेई का साथ नहीं छोड़ेगा। एमसी की ये बातें सुनकर सू यू फेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वो उसकी सिंसेरिटी पर यकीन कर लेती है। जो लड़की कभी पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत ब्यूटी हुआ करती थी, डिलीवरी के बाद उसकी अपनी फैमिली ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत ने डिलीवरी के इसी पल पर दोनों को दोबारा मिला दिया और 4 नन्हे बच्चों के साथ उन्हें एक नई जिंदगी और एक नई शुरुआत का मौका दे दिया। यूफे ने अभी एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया था। एमसी ने प्यार से उससे पूछा, यूफे, क्या अभी भी तुम्हारी बॉडी में दर्द हो रहा है? यूफे हल्का सा सर हिलाकर कहती है कि हाँ, अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन पहले से काफी कम हो चुका है। इतनी लंबी सर्जरी के बाद उसे भूख लगी होगी, ये सोचकर एमसी उसके लिए खरीदा हुआ बॉक्स्ड मील निकालता है और कहता है कि उसका मन था वो खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाए। लेकिन जैसे ही यूफे खाना खाने वाली होती है, तभी एक नर्स उन्हें रोक देती है और समझाती है कि डिलीवरी के तुरंत बाद मदर्स को राइस या कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना चाहिए।
शुरू में उन्हें सिर्फ हल्का खाना जैसे राइस सूप या एग सूप लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे पॉरेज, नूडल्स और फिर नॉर्मल डाइट पर वापस आना चाहिए। एमसी को यह सब पहले से ही पता होता है क्योंकि सिस्टम ने उसे चाइल्ड केयर नॉलेज रिवॉर्ड में दी थी। लेकिन अपना सीक्रेट छुपाने के लिए वो बस इतना कहता है कि उसने ये सब पहले ही इंटरनेट पर रिसर्च कर लिया था। ये सुनकर यूफे मुस्कुराती और कहती है कि वो पहले से ही एक रिस्पॉन्सिबल फादर की तरह बिहेव कर रहा है। एमसी तुरंत बाहर जाकर यूफे के लिए सही खाना लेने निकल जाता है। ये सब देखकर यूफे की बेस्ट फ्रेंड हैरान रह जाती है और मजाक में कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ सिर्फ वही आउटसाइडर बच गई हो। कुछ देर बाद एक नर्स एमसी को याद दिलाती है कि जैसे ही बेबीज उठ जाएंगे यूफे को उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी होगी। जब एमसी पहली बार अपनी 3 बेटियों और एक बेटे को देखता है तो उसकी खुशी छिपाए नहीं छुपती। चारों बेबीज इतने ज्यादा क्यूट होते हैं कि वहां मौजूद हर इंसान यही कहता है कि इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल पेरेंट्स के बच्चे बड़े होकर भी उतने ही खूबसूरत होंगे। जैसे ही एमसी अपने बच्चों को देखता है तभी सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है और उसे एक और जबरदस्त रिवॉर्ड देता है। इस बार उसे सिटी की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज में से एक जुनलिन ग्रुप का 40% ओनरशिप स्टेक मिल जाता है। ये देखकर एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है। यूफे की फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट होने से पहले भी जुनलिन ग्रुप जैसी जायंट कॉर्पोरेशन के सामने कुछ भी नहीं था। एक हफ्ते बाद यूफे और चारों बेबीज को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। यूफे हर दिन उनका ख्याल रखने के लिए एमसी का दिल से शुक्रिया अदा करती है और मानती है कि अगर वो अकेली होती तो कभी भी 4 न्यूबॉर्न बेबीज को संभाल नहीं पाती। जब सब लोग एमसी के छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो यूफे उसकी सिंपल लिविंग देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तब एमसी उसे अपना पास्ट बताता है। वो कहता है कि एक वक्त था जब वो एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर था। उसकी फैमिली के पास कई बिल्डिंग्स और बिलियंस की प्रॉपर्टी थी, लेकिन पेरेंट्स की कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद सब कुछ चला गया। फिर भी वो यूफे को तसल्ली देता है कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और वो सब मिलकर एक बहुत अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तभी चारों बेबीज रोना शुरू कर देते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उनके नाम रखने का वक्त आ गया है। 3 बेटियों के नाम एमसी रखता है, ये शिहान, ये वेन्नुआन और ये जियून। यूफे को तीनों नाम बहुत पसंद आते हैं। जब बारी उनके इकलौते बेटे की आती है तो एमसी मजाक में उसका नाम ये दाजे रखने की बात करता है। ये सुनकर यूफे हंस पड़ती और कहती है कि लगता है वो अपनी बेटियों से ज्यादा बेटे को प्यार करता है। एमसी मुस्कुराता है और मान लेता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। आखिर में वो अपने बेटे का नाम ये चैन रखता है। उसकी दुआ होती है कि उसका बेटा बड़ा होकर शांत, जिम्मेदार और इतना स्ट्रांग बने कि अपनी तीनों बहनों की हमेशा हिफाजत कर सके। यूफे भी खुशी खुशी इस नाम पर हाँ कर देती है और उनके बेटे का नाम ऑफिशियली ये चैन रख दिया जाता है। डिलीवरी और इतने सारे काम के बाद यूफे काफी थक चुकी होती है। वो एमसी से पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर आराम कर सकती है। एमसी प्यार से उससे सोने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि जब तक वो आराम करेगी तब तक वो खुद चारों बच्चों का ख्याल रखेगा। जैसे ही नेमिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है, सिस्टम अनाउंस करता है कि एक और मिशन कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के रूप में एमसी को सानशान रेजिडेंस में एक लग्जरी अपार्टमेंट मिलता है। सिस्टम बताता है कि अपार्टमेंट की कीज पहले से ही उसकी पॉकेट में है, जबकि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपार्टमेंट के लिविंग रूम के ड्रॉर में रखे हुए हैं। एमसी अभी यही सोच ही रहा होता है कि इतना महंगा अपार्टमेंट वो यूफे को कैसे समझाएगा, तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। सामने वाला आदमी बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसे प्रेसिडेंट ये कहकर बुलाता है और पूछता है कि वो कंपनी संभालने कब वापस आ रहा है। तब जाकर एमसी को समझ आता है कि सिस्टम ने जो जुनलिन ग्रुप का 40% स्टेक दिया था, उसकी वजह से वो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और नया ओनर बन चुका है। जब एमसी कंपनी पहुंचता है तो सब लोग उस यंग लड़के को हैरानी से देखने लगते हैं। सबको लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गया है, क्योंकि सामने वाली सीट सिर्फ कंपनी के चेयरमैन के लिए रिजर्व्ड थी। जब एमसी खुद को जुनलिन ग्रुप का नया ओनर ये क्यों बताता है तो पूरा हॉल हंसने लगता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि सिर्फ 20 साल के आसपास का एक लड़का इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हो सकता है। लेकिन उनकी हंसी उसी वक्त रुक जाती है जब वाइस चेयरमैन यांग मिंग शुए उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ 50 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं और उसे प्रेसिडेंट ये कहकर एड्रेस करती हैं। अपनी आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद एमसी कंपनी के डेली ऑपरेशंस वाइस चेयरमैन यांग मिंग शुए को हैंडल करने के लिए दे देता है और कहता है कि रूटीन मैटर्स के लिए बार बार उससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी जू शाओफिंग से मिलता है। थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए वो धीरे से पूछता है कि क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में सिर्फ 5 मिलियन युआन ट्रांसफर कर सकता है। शाओफिंग मुस्कुराकर कहती है कि अब वो कंपनी का ओनर है, अगर वो चाहे तो 500 मिलियन युआन भी सिर्फ एक शब्द बोलकर ट्रांसफर करवा सकता है। ये सुनकर एमसी ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और कहता है कि फिलहाल 5 मिलियन ही उसके लिए काफी हैं। कुछ ही देर में 5 मिलियन युआन उसके अकाउंट में आ जाते हैं। सिस्टम से मिले हुए 200,000 युआन को मिलाकर अब उसके पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो अपनी फैमिली पर पेरेंट्स के बिजनेस कोलैप्स होने के बाद चढ़ा हुआ 3 मिलियन युआन से भी ज्यादा का कर्ज चुका सके।
सारा डेट क्लियर करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे बचने वाले थे कि वो यूफेई और अपने चारों बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा घर खरीद सके। कुछ देर बाद एमसी यूफेई से कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो उसे एक स्पेशल जगह ले जाना चाहता है। यूफेई क्यूरियोसिटी से पूछती है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एमसी बस मुस्कुराकर कहता है कि ये एक सरप्राइज है। तब यूफेई को याद आता है कि अगर दोनों घर से बाहर चले गए तो बेबीज का ख्याल कौन रखेगा। एमसी उसे तसल्ली देता है और बताता है कि उसने पहले ही यूफेई की बेस्ट फ्रेंड को बुला लिया है जो कुछ देर के लिए चारों बच्चों का ख्याल रख लेगी। ये क्यों यूफेई को लेकर उस जगह पहुंचता है जिसे वो उनका नया घर बताता है। जैसे ही यूफेई देखती है कि वो शान रेसिडेंस के सामने खड़े हैं, वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। ये पूरे शहर का सबसे लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, जहां सबसे सस्ता अपार्टमेंट भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन युआन का था। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने कुछ दिन पहले ही यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदा था, लेकिन अब तक उसे देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो चाहता था कि दोनों साथ में पहली बार अपना नया घर देखें। यूफेई को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, फिर भी वो उसके साथ अंदर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूर से यूफेई का एक्स बॉयफ्रेंड उन दोनों को देख लेता है। वो हैरानी से उन्हें घूरता रह जाता है और सोचता है कि शायद उसने गलत इंसान को देख लिया। उसके हिसाब से ये क्यों जैसा बैंकरप्ट आदमी कभी भी उस जगह घर नहीं खरीद सकता था जहां सिर्फ शहर के सबसे अमीर लोग रहते थे। जैसे ही दोनों अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं, यूफेई उसकी लग्जरी देखकर बिल्कुल स्टन रह जाती है। सिर्फ कोर्टयार्ड ही 400 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा बड़ा था, जो फ्यूचर में उनके चारों बच्चों के खेलने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। घर का हर कोना इतना लग्जरियस था कि यूफेई बस देखते ही रह जाती है। जब ये क्यू देखता है कि यूफेई को ये घर बहुत पसंद आया है, तो वो सजेस्ट करता है कि वो अगले कुछ दिनों में यहाँ शिफ्ट हो जाए। लेकिन यूफेई थोड़ी वरीड होकर कहती है कि नए रेनोवेट हुए घर में फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसलिए आमतौर पर 1 साल तक घर खाली छोड़ना चाहिए। ये सुनकर ये क्यू उसे तसल्ली देता है कि अपार्टमेंट की रेनोवेशन 3 साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए अब किसी भी टॉक्सिक केमिकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यूफेई सुकून की सांस लेती है और खुशी खुशी अगले ही दिन यहाँ शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। यूफेई की बेस्ट फ्रेंड भी पूरे घर को देखकर हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये क्यू इतने कम टाइम में इतना अमीर कैसे बन गया। घर से निकलते वक्त ये क्यू उसे लंच के लिए रुकने को कहता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि उसके पहले से कुछ प्लान्स होते हैं। घर वापस आते ही अचानक उनका एक बेबी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यूफेई पहले अंदाजा लगाती है कि शायद उसे भूख लगी होगी। फिर वो ये क्यू से कहती है कि तीसरे बेबी का डायपर चेक करें, अगर डायपर हैवी लगे तो इसका मतलब है कि उसे तुरंत चेंज करना पड़ेगा। ये क्यू मान लेता है कि उसने आज तक कभी डायपर चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा हेजिटेट करता है, तभी सुपर डैड सिस्टम एक बार फिर एक्टिवेट हो जाता है और उसे कंप्लीट न्यूबॉर्न केयर नॉलेज रिवॉर्ड में दे देता है। सारी इन्फॉर्मेशन पलक भर में उसके दिमाग में आ जाती है और वो एक एक्सपीरियंस्ड पेरेंट की तरह बिना किसी प्रॉब्लम के डायपर चेंज कर देता है। ये देखकर यूफेई सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने पहले भी कभी डायपर चेंज किया है। ये क्यू बस मुस्कुराकर कहता है कि एक बार देखने के बाद ये काफी सिंपल लगा। कुछ देर बाद यूफेई कहती है कि शायद उन्हें एक नैनी रख लेनी चाहिए, क्योंकि एक साथ 4 न्यू बॉर्न बेबीज का ख्याल रखना बहुत एग्जॉस्टिंग था। ऊपर से कुछ ही दिनों में ये क्यू को भी जॉब पर जाना होगा। लेकिन ये क्यू तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अभी ऑफिशियली काम शुरू भी नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज उसके बच्चों से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। हालांकि अब वो बिलियंस की कंपनी जुनलिन ग्रुप का ओनर बन चुका था, फिर भी वो फिलहाल ये सच यूफेई को नहीं बताता। वो डिसाइड करता है कि सही वक्त आने पर ही सब कुछ बताएगा। ये क्योंकि ये बातें सुनकर यूफेई का दिल भर आता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अपना करियर साइड में रखकर सिर्फ उसके और बच्चों के साथ रहना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो मजाक में उससे पूछती है कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बच्चे या फिर वो। ये क्यों बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है कि उसकी वाइफ ही उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। उसके लिए यूफेई हमेशा उसकी छोटी सी प्रिंसेस रहेगी, चाहे वो कितने भी बच्चों की मां क्यों ना बन जाए। ये सुनकर यूफेई शर्मा जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर बाद तीसरा बेबी दोबारा रोना शुरू कर देता है। यूफेई ये क्यू को याद दिलाती है कि रेफ्रिजरेटर में ब्रेस्ट मिल्क के कुछ बैग्स रखे हुए हैं और वो उनमें से एक बॉटल में गर्म करके बेबी को पिला दे। फ्रोजन मिल्क देखकर ये क्यू एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि इसे सही तरीके से गर्म कैसे किया जाए, लेकिन सिस्टम से मिली पेरेंटिंग नॉलेज की वजह से वो परफेक्ट टेम्परेचर पर मिल्क प्रिपेयर कर लेता है। जैसे ही वो पहली बार अपने बेबी को बॉटल से फीड कराता है, सिस्टम फिर से रिवॉर्ड देता है।
इस बार रिवॉर्ड था 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा कीमत वाली पोर्शे 918 स्पाइडर। इतना बड़ा रिवॉर्ड देखकर ये क्यू अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता है कि उसकी स्माइल रुकती ही नहीं। जब यूफेई उससे पूछती है कि वो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, तो वो बात को टाल देता है और उल्टा पूछ लेता है कि लंच में उसका क्या खाने का मन है। यूफेई कहती है कि उसका स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही तुरंत ये क्यू मार्केट जाकर फ्रेश रिब्स लाने और खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाने का ऑफर करता है। यूफेई को कुछ देर बेबीज का ख्याल रखने के लिए कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में ये क्यू लग्जरी कार डीलरशिप पर रुकता है ताकि सिस्टम से मिली रिवॉर्ड में अपनी पोर्शे 918 स्पाइडर कलेक्ट कर सके। इत्तेफाक से वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है। वो उसे देखते ही हंसने लगती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस जैसे गरीब आदमी की हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे शोरूम में आने की। उसके हिसाब से अगर ये क्यू पूरी जिंदगी भी काम करे तब भी वो ऐसी सुपर कार कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये क्यू बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि वो यहाँ कार खरीदने नहीं बल्कि अपनी खुद की कार लेने आया है। उसकी बात सुनकर एक्स गर्लफ्रेंड जोर जोर से हंस पड़ती है। वो उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि जो आदमी पब्लिक रेंटल बाइसिकल पर शोरूम तक आया है, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा कि शोरूम की सबसे महंगी सुपर कार उसकी है। तभी शोरूम का सेल्स स्टाफ पोलाइटली ये क्यू के पास आता है। ये क्यू अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि पोर्श 918 स्पाइडर का असली ओनर वही है और वो बस अपनी कार कलेक्ट करने आया है। ये सुनकर सेल्स पर्सन शॉक हो जाता है और रिस्पेक्टफुली माफी मांगते हुए कहता है कि उन्हें पहले डीलरशिप मैनेजर को बुलाकर उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि पोर्श 918 स्पाइडर पूरे शोरूम की सबसे वैल्यूएबल कार थी। उधर ये क्यू की एक्स गर्लफ्रेंड को और भी पक्का यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वो सबके सामने जोर जोर से उसका मजाक उड़ाती है। वो औरत सबके सामने ये क्यू की तरफ उंगली दिखाकर जोर से कहती है कि ये आदमी सिर्फ फ्री स्नैक्स और ड्रिंक्स खाने के लिए शोरूम में आया है। उसकी बात सुनकर शोरूम का एक एम्प्लॉय तुरंत ये क्यू के पास आता है और पोलाइटली कहता है कि अगर वो कार खरीदने नहीं आया तो उसे शोरूम छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये क्यू बिल्कुल शांत रहता है और फिर से वही बात दोहराता है कि वो यहाँ कार खरीदने नहीं बल्कि अपनी कार कलेक्ट करने आया है। ये सुनकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस जैसे आदमी के पास पोर्श खरीदने के पैसे कब से आ गए। ये क्यू बस हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि सिर्फ पोर्श ही नहीं, उसने पोर्श 918 स्पाइडर खरीदी है। एक पल के लिए वो लड़की चुप हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड और भी जोर से हंस पड़ती है। वो सबको याद दिलाती है कि पोर्श 918 स्पाइडर की सबसे सस्ती कार भी 13 मिलियन युआन से ज्यादा की होती है। ऊपर से ये क्यू तो बैंकरप्ट हो चुका था और उस पर अभी भी मिलियंस का कर्ज था। उसके हिसाब से तो वो अभी जो फ्री स्नैक्स खाकर आया है उनके पैसे भी नहीं दे सकता। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और ये क्यू को 3 सेकंड का टाइम देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसने तुरंत शोरूम नहीं छोड़ा तो उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसी वक्त डीलरशिप मैनेजर भागते हुए वहां पहुंच जाता है और गुस्से में गार्ड्स को रोक देता है। वो एम्प्लॉयज को डांट लगाता है कि उन्होंने शोरूम के सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स में से एक को पहचाना ही नहीं। मैनेजर तुरंत उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देता है जिसने ये क्यू को बाहर निकालने की कोशिश की थी और रिस्पेक्ट के साथ उससे माफी मांगता है। इसके बाद वो पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स ये क्यू को हैंड ओवर करता है और उसकी बिल्कुल नई पोर्श 918 स्पाइडर उसके सामने लाकर खड़ी कर देता है। ये क्यू मैनेजर का शुक्रिया अदा करता है और अपनी लग्जरी सुपर कार को देखकर मुस्कुराता है। उसे पता था कि ये कार जहां भी जाएगी हर किसी की नजर उसी पर टिक जाएगी। लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर भी यकीन नहीं करती। वो बार बार कहती रहती है कि ये कार किसी भी हाल में ये क्यू की नहीं हो सकती। तभी मैनेजर शांति से बताता है कि उन्होंने काफी पहले ही ये क्यू की आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली थी और वही पोर्श 918 स्पाइडर का असली ओनर है। अब उस लड़की के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो बस चुपचाप देखती रह जाती है जब ये क्यू अपनी 10 मिलियन युआन से भी महंगी सुपर कार लेकर शोरूम से निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। घर पहुंचते ही चारों बेबीज एक साथ दूध के लिए रोना शुरू कर देते हैं। यूफे ये क्यू से कहती है कि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ ब्रेस्ट मिल्क गर्म करके बेबीज को पिला दे। जैसे ही ये क्यू पहली बार अपनी सबसे बड़ी बेटी को बॉटल से फीड कराता है, सुपर डैड सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इस बार रिवॉर्ड के रूप में उसे गॉड टियर कुकिंग स्किल्स मिलती हैं। ये देखकर वो खुद भी सरप्राइज रह जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि हर बेबी को पहली बार फीड करने पर अलग अलग रिवॉर्ड मिलता है। ये सुनकर ये क्यू खुशी से हंस पड़ता है। अब उसे समझ आ गया था कि उसके हर बच्चे के साथ एक नया वैल्यूएबल रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। बेबीज को सुलाने के बाद ये क्यू सीधा किचन में चला जाता है ताकि सबके लिए लंच प्रिपेयर कर सके। कुछ देर बाद यूफे की बेस्ट फ्रेंड शी ची उनसे मिलने आती है। वो अपने होम टाउन से फ्रेश लोटस सीड्स लेकर आई होती है क्योंकि लोग मानते हैं कि ये नई माँ के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं।
यूफे खुशी से उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे लंच के लिए रुकने का इनविटेशन देती है। बातों ही बातों में शीची को पता चलता है कि यूफे के रिकवरी पीरियड के दौरान हर दिन के 3 मील्स खुद ये क्यों बना रहा है। रस्ते में आते वक्त उसने रेजिडेंशियल एरिया में एक बहुत ही कूल पॉर्श 918 स्पाइडर भी देखी थी और वो उस कार की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में ये क्यू सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेता है। जैसे ही सब लोग टेबल पर रखे हुए खाने को देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हर डिश सिर्फ ये क्यू ने अपने हाथों से बनाई होती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होती है। यूफे एक बाइट लेती है और तुरंत महसूस करती है कि उसकी कुकिंग पहले से भी कई गुना बेटर हो गई है। शीची भी पूरी तरह शॉक रह जाती है। उसके हिसाब से स्वीट एंड सार पॉर्क रिब्स इतनी टेस्टी थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया था। सब लोग इतना मजे से खाना खाते हैं कि प्लेट्स में लगभग कुछ भी नहीं बचता। खाली प्लेट्स देखकर यूफे मजाक में पूछती है कि उसने खुद कुछ खाया ही क्यों नहीं। ये क्यों हंसकर कहता है कि जब सबने इतने मजे से सारा खाना खत्म कर दिया तो उसके लिए बचा ही क्या था। बाद में जब यूफे बर्तन धो रही होती है तब वो चुपचाप पीछे से आकर ये क्यू को हक कर लेती है। ये क्यू थोड़ा कंसर्न्ड होकर उसे याद दिलाता है कि डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद कम से कम 2 महीने तक नॉर्मल मैरिड लाइफ शुरू ना करने की सलाह दी थी। ये सुनकर यूफे मुस्कुराती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस उसे हक करना चाहती थी। ये बात सुनकर ये क्यों इमोशनल हो जाता है। वो प्यार से यूफे को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके लिए इतना सब कुछ सहने पर दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। आंख झपकते ही 3 महीने बीत जाते हैं। इस दौरान ये क्यू कभी कभी जुनलिन ग्रुप जरूर जाता था, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर ही यूफे और अपने चारों बच्चों के साथ बिताता था। यूफे की रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है और उसकी फिगर दोबारा प्रेगनेंसी से पहले जैसी हो जाती है। उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करता कि वो पहले ही 4 बच्चों की मां बन चुकी है। एक सुबह ये क्यू देखता है कि यूफे तैयार हो रही है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। यूफे बताती है कि उसकी 3 महीने की मैटरनिटी लीव खत्म हो चुकी है और अब उसे वापस ऑफिस ज्वाइन करना होगा। ये सुनकर ये क्यू तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसके काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से उसका और चारों बच्चों का पूरा खर्चा उठा सकता है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि यूफे घर पर फैमिली के साथ खुशी से रहे। लेकिन यूफे अपनी बात पर टिकी रहती है। वो कहती है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती, उसका भी फर्ज है कि वो फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करे। हर औरत का अपना करियर होना चाहिए और उसे पूरी तरह अपने हस्बैंड के पैसे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये क्यू अब टेंस ऑफ बिलियंस युआन की कंपनी का चेयरमैन बन चुका था, फिर भी यूफे को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिर में ये क्यू उसकी जिद देखकर मान जाता है। उसके लिए सबसे जरूरी यूफे की खुशी थी और वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि जब तक वो घर पर है तब तक वो अकेला ही अपने चारों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकता है। तभी ये क्यू के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। वो बहुत खुशी से बताती हैं कि कुछ ही दिनों में वो और उसके पापा घर वापस आ रहे हैं। अब उनकी फैमिली के सारे कर्ज पूरी तरह चुकाए जा चुके थे, इसलिए अब उन्हें छुपकर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छी बात ये थी कि ये क्यू पहले ही उन्हें बता चुका था कि इतने पैसे उसने स्टॉक इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, वरना इतनी बड़ी दौलत का अचानक मिलना समझाना लगभग नामुमकिन था। ये क्यू मुस्कुराते हुए उनका घर वापस आने का वेलकम करता है और कहता है कि जब वो घर पहुंचेंगी तब उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तैयार होगा। फोन के दूसरी तरफ जैसे ही ये क्यू के पेरेंट्स को बेबीज के रोने की आवाज सुनाई देती है, वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। उसकी माँ एक्साइटमेंट से समझ जाती हैं कि वो ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, जबकि उसके पापा को जब पता चलता है कि ये क्यू और यूफे के घर एक साथ 4 बेबीज आए हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है, तो वो खुशी से हंस पड़ते हैं। इतने सारे मुश्किल वक्त देखने के बाद आखिरकार उनकी फैमिली की जिंदगी में सुकून वापस आ रहा था। कॉल खत्म करने से पहले उसकी माँ उसे याद दिलाती हैं कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना और कभी भी उनके बेबी फॉर्मूला की कमी मत होने देना। ये क्यों मुस्कुराकर कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ ही देर बाद शीची उदास चेहरा लेकर वापस आती है। उसने टियान यू ग्रुप के इंटरव्यू के लिए पूरा 1 हफ्ता तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। ये लगातार तीसरी कंपनी थी जहां से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा था और उसे लगने लगा कि शायद उसे कभी अच्छी जॉब ही नहीं मिलेगी। यूफे प्यार से उससे तसल्ली देती है और कहती है कि प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी में नहीं है, बस अभी तक उसे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये क्यों क्यूरियोसिटी से उससे पूछता है कि उसने यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की थी। जब शीची बताती है कि उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो ये क्यों के दिमाग में तुरंत जुनलिन ग्रुप का ख्याल आता है। वो कहता है कि कंपनी इस वक्त लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट कर रही है और उसे वहां अप्लाई करना चाहिए। शीची कड़वी सी स्माइल के साथ सर हिला देती है। उसके हिसाब से जुनलिन ग्रुप शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी और वहां सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती थी। वो एक ऑर्डिनरी 2nd ईयर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, इसलिए उसे लगता था कि उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है।
ये क्यों मुस्कुराकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुनलिन ग्रुप ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी चांस देता है। इतना ही नहीं, इस वक्त एक्सटर्नल रिलेशंस मैनेजर की वैकेंसी भी खाली है, जो उसके मेजर से परफेक्टली मैच करती है। पहले तो शीची को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ कॉलेज डिप्लोमा है, तो उसके अंदर फिर से उम्मीद जग जाती है। ये क्यों की बातों से मोटिवेट होकर वो डिसाइड करती है कि अगले दिन जुनलिन ग्रुप में इंटरव्यू जरूर देगी। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो ये क्यों की शुक्रगुजार होती है और यूफे के डिनर इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, ताकि एक बार फिर उसके हाथ का बना हुआ डिलिशियस खाना खा सके। उसके बाद ये क्यू चुपके से अपनी सेक्रेटरी जो शाओफेंग को कॉल करता है। वो उससे ऑर्डर देता है कि अगर अगले 2 दिनों में चैन शीची नाम की कोई लड़की एक्सटर्नल रिलेशंस मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आए तो उसका इंटरव्यू स्मूथली कंप्लीट करवाना। जो शाओफेंग ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं शीची का उसके बॉस के साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिना कोई सवाल किए उसका ऑर्डर मान लेती है। बाद में ये क्यू और यूफे अपने चारों बेबीज को लेकर बाहर वॉक पर निकलते हैं। ये क्यू बड़े प्यार से बच्चों के साथ खेलता है। वो उन्हें हवा में हल्का सा उठाकर पकड़ता है, लेकिन पूरी तरह उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। यूफे हंसकर उसे संभालने के लिए कहती है, लेकिन ये क्यू कहता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही हिम्मत सीखनी चाहिए। उसे अपने बेबीज के साथ इतनी खुशी से खेलते देखकर पूरा माहौल और भी वार्म और लाइवली हो जाता है। तभी उनमें से एक बेबी अचानक रोना शुरू कर देता है। उसे चुप कराने के लिए ये क्यू म्यूजिक चला देता है। जैसे ही ये होता है, सुपर डैड सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है और इस बार उसे गॉड टियर म्यूजिकल नॉलेज रिवॉर्ड में मिलती है। एक ही पल में वो म्यूजिक थ्योरी का मास्टर बन जाता है। इतना ही नहीं, सिस्टम उसके वोकल कॉर्ड्स को भी अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सिंगिंग वॉइस भी कमाल की हो जाती है। इतना जबरदस्त रिवॉर्ड मिलने के बाद ये क्यू के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। जब यूफे पूछती है कि वो किस बात पर हंस रहा है, तो वो हमेशा की तरह बात को टाल देता है। बाहर घूमते वक्त यूफे सजेस्ट करती है कि अब उन्हें बेबी फॉर्मूला खरीद लेना चाहिए, क्योंकि चारों बेबीज हर दिन पहले से ज्यादा दूध पीने लगे थे और उसका ब्रेस्ट मिल्क अब उनके लिए काफी नहीं था। ये क्यू भी इस बात से अग्री करता है। आखिर एक साथ 4 भूखे बेबीज को फीड करना आसान बात नहीं थी। जब वो बेबी स्टोर पहुंचता है तो उसे नोटिस होता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में फॉर्मूला के काफी ब्रांड्स के नाम उसकी प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल अलग हैं। थोड़ा देखने के बाद वो एक इंपोर्टेड ब्रांड चूज करता है, जिसकी एक कैन की प्राइस 1300 युआन होती है। बिना एक सेकंड सोचे वो स्टोर में रखी हुई सारी 12 कैन्स खरीद लेता है। इतनी बड़ी शॉपिंग देखकर कैशियर भी शॉक हो जाता है। तब ये क्यू हंसकर समझाता है कि 4 बेबीज मिलकर इन्हें बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। 18,200 युआन पे करने के बाद वो स्टोर वालों से कहता है कि सारा फॉर्मूला सीधा सनशन रेजिडेंस वाले घर पर डिलीवर कर दिया जाए। शॉपिंग करते करते वो लोग एक पब्लिक सिंगिंग इवेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां कंटेस्टेंट्स जजेस के स्कोर के हिसाब से अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते थे। यूफे मजाक मजाक में ये क्यू को भी पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती है। होस्ट उसके हाथ में माइक्रोफोन देकर स्टेज पर बुला लेता है। जब होस्ट पूछता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कौन सा गाना चलाया जाए, तो ये क्यू बिल्कुल शांति से मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी भी अकम्पनीमेंट की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऑडियंस सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि बिना म्यूजिक के गाना गाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। ये क्यू जानता था कि उसकी प्रीवियस लाइफ के बहुत से फेमस सॉन्ग्स इस पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि आज वो ऐसा गाना गाएगा जो वहां मौजूद किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं सुना होगा। रिकॉर्डेड म्यूजिक चलाने के बजाय वो बस एक गिटार उधार मांगता है और अपनी अभी अभी मिली गॉड टियर म्यूजिकल नॉलेज से सबको हैरान कर देने की तैयारी कर लेता है। ये क्यू गिटार उठाता है और कहता है कि ये गाना बलून वो उस लड़की के नाम डेडिकेट करना चाहता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो चाहता था कि ये शाम यूफई के लिए हमेशा यादगार बन जाए। जैसे ही वो गाना शुरू करता है, पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। गाने के हर एक लिरिक्स उन दोनों की जिंदगी को बिल्कुल परफेक्टली बयान कर रहे थे। जब से यूफई ने उनके 4 बच्चों को जन्म दिया था, तब से ये क्यू हर पल उसके साथ खड़ा रहा था, बिल्कुल उस गाने की तरह जो बताता था कि 2 लोगों का एक दूसरे को पाना कितना प्रेशियस होता है। ये सब सुनते सुनते यूफई की आंखों में खुशी साफ दिखने लगती है। उस पल उसे लगता है कि दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वही है, जबकि ये क्यू के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी हमेशा सिर्फ यूफे ही थी। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, सारे जजेस बिना किसी हेजिटेशन के उसे परफेक्ट स्कोर दे देते हैं। ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगती है और पूरा इवेंट सिर्फ ये क्यू की परफॉर्मेंस की बात करने लगता है। एक ही गाने से वो उस इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन शी की इंटरव्यू देने के लिए जुनलिन ग्रुप पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट उसे इंटरव्यू रूम तक ले जाती है, जहां उसका सामना जो शाओफेंग से होता है। जो शाओफेंग उसका नाम कंफर्म करती है और फिर मुस्कुराकर सीधा कहती है कि उसका इंटरव्यू ऑलरेडी पास हो चुका है और वो अगले ही दिन से कंपनी ज्वाइन कर सकती है। ये सुनकर शी की पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ना किसी ने उसका रेज्यूमे देखा, ना ही एक भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा। उसे सिर्फ ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स फिल करने थे।
कंपनी से बाहर निकलने के बाद भी उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, हर चीज इतनी आसानी से कैसे हो गई। जितना वो सोचती है उतना ही उसे लगता है कि किसी ने पीछे से उसकी हेल्प की है, और आखिर में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, ये क्यों। वो तुरंत यूफेई को कॉल करके गुड न्यूज देती है। यूफेई भी उसके लिए बहुत खुश होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है। शीकी कहती है कि वो ये क्यों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती है, क्योंकि उसी ने यूनलिन ग्रुप में अप्लाई करने की सलाह दी थी। कॉल खत्म होने के बाद यूफेई एक्साइटमेंट के साथ ये क्यू को बताती है कि शीकी का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये क्यू बस मुस्कुराता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ भी ना पता हो। अपनी नई जॉब की खुशी में शीकी दोनों को डिनर ट्रीट देना चाहती है, लेकिन घर पर 4 बेबीज होने की वजह से बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। यूफेई डिनर कैंसिल करने की बात करती है, लेकिन शीकी हंसकर कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ये क्यू के हाथ का बना खाना किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है, तो वो खुद ग्रोसरीज लेकर उनके घर आ जाएगी और सब मिलकर वहीं डिनर करेंगे। कुछ ही देर बाद शीकी ढेर सारी ग्रोसरीज लेकर उनके घर पहुंच जाती है। इतना सारा सामान देखकर यूफे मजाक में कहती है कि उसने इतना खाना लाकर बेचारे ये क्यू को और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। जब ये क्यू किचन में कुकिंग कर रहा होता है, तब शीकी धीरे से यूफे के पास आती है और उससे वो सवाल पूछती है जो पूरे दिन से उसके दिमाग में घूम रहा था। वो यूफे को इंटरव्यू के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि उसे पक्का लगता है कि किसी ने पीछे से उसके लिए अरेंजमेंट किया था। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्यू ही जुनलिन ग्रुप का चेयरमैन हो। ये सुनकर यूफे जोर से हंस पड़ती है और इस बात को तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि ये क्यू ने खुद बताया है कि अभी तक उसने ऑफिशियली काम शुरू ही नहीं किया, और अगर वो वाकई टेंस ऑफ बिलियंस युआन की कंपनी का चेयरमैन होता तो फिर रोज घर पर बैठकर 4 बीबीज की देखभाल कैसे करता। थोड़ी देर सोचने के बाद शीकी भी मान जाती है कि उसकी बात में दम है। आखिर में वो यही सोचकर बात खत्म कर देती है कि शायद उसका सिलेक्शन सिर्फ एक लकी कोइंसिडेंस था। कुछ देर बाद ये क्यू डिनर तैयार कर लेता है और सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाता है। शीकी दोनों को इतने प्यार से एक दूसरे के साथ देखकर मजाक में कंप्लेन करती है कि वो उसके सामने ही इतना रोमांस कर रहे हैं। यूफे भी हंसकर जवाब देती है कि अगर शीकी को इतनी क्यूरियोसिटी है तो आज रात यहीं रुक जाए और सब कुछ खुद देख ले। ये सुनकर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को छेड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती हैं। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। शीकी को अकेला घर जाते देख यूफे को उसकी सेफ्टी की टेंशन होने लगती है। वो ये क्यू से कहती है कि वो उसे कार से घर छोड़ाए। पहले तो शीकी मना करती है और कहती है कि वो टैक्सी ले लेगी, लेकिन दोनों के बार बार कहने पर वो आखिर में उनकी बात मान लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह ये क्यू के पास उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती हैं कि वो और उसके पापा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुनकर ये क्यू एक्साइटमेंट में तुरंत उन्हें लेने के लिए निकल पड़ता है। उधर यूफे भी जल्दी से अच्छे कपड़े चेंज करती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर सास ससुर पर अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। कल बारिश में चलाने की वजह से ये क्यू की पॉश सर्विस पर गई हुई थी, इसलिए इस बार वो अपनी दूसरी लग्जरी कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। इतनी महंगी कार देखकर उसके पेरेंट्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। सिर्फ कुछ महीनों में उनके बेटे ने न सिर्फ मिलियंस का कर्ज चुका दिया था, बल्कि कई मिलियन युआन की लग्जरी कार भी खरीद ली थी। पहले उन्हें लगता था कि शायद ये पैसे किसी रिलेटिव ने दिए होंगे, लेकिन अब अपने बेटे का कॉन्फिडेंस देखकर उन्हें लगने लगता है कि उसने ये सब खुद कमाया है। जब सब लोग शान रेजिडेंस पहुंचते हैं तो उनके पेरेंट्स पहले यही समझते हैं कि ये अपार्टमेंट रेंट पर लिया गया होगा, लेकिन ये क्यू शांति से बताता है कि ये अपार्टमेंट उसने खरीदा है। घर के अंदर जाकर उनका शौक और भी बढ़ जाता है। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर उनके बेटे ने कर्ज चुका दिया, लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया, महंगी कार्स ले ली, शादी कर ली और एक साथ 4 बच्चों का पिता भी बन गया। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही ये क्यू है जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा किया था। अब वो और इंतजार नहीं कर पाते और तुरंत पूछते हैं कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ है। ये क्यू उन्हें नर्सरी में ले जाता है, जहां वो पहली बार अपने चारों ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलते हैं। इतने प्यारे बेबीज को देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी भरी स्माइल आ जाती है। उसके बाद ये क्यू किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर उनके पेरेंट्स और भी सरप्राइज हो जाते हैं। उनका बेटा बचपन में कभी एक मील भी नहीं बना पाया था, लेकिन आज वो पूरी फैमिली के लिए इतना डिलिशियस खाना बना रहा था। अपने बेटे को इतना मैच्योर देखकर उनके पापा के दिल को सुकून मिलता है। हस्बैंड और फादर बनने के बाद ये क्यू एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी ही नहीं उठाता था, बल्कि उनका प्यार से ख्याल भी रखता था। जब ये क्यू किचन में बिजी होता है,
तब उसके पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठकर यूफेई से बातें करते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में और फैमिली की सिचुएशन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। 3 महीने के हो चुके चारों बेबीज को देखते हुए वो एक और जरूरी बात छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि अब जब बच्चे भी पैदा हो चुके हैं तो अब ऑफिशियली शादी का फंक्शन भी कर लेना चाहिए। ये क्यू और यूफेई बिना किसी हेजिटेशन के हाँ कर देते हैं और एल्डर्स से कहते हैं कि वो एक शुभ डेट डिसाइड कर दें। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद ये क्यू अपने पेरेंट्स को उनके साथ इसी घर में रहने का इनविटेशन देता है, लेकिन वो प्यार से मना कर देते हैं। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अपने होम टाउन वापस चले जाएंगे। उनका मानना था कि नए शादीशुदा कपल को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए और पेरेंट्स का सबसे बड़ा फर्ज उनकी मैरिड लाइफ में बिना वजह इंटरफेयर ना करना है। हाँ, जब भी उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की याद आएगी वो बिना किसी झिझक के उनसे मिलने जरूर वापस आ जाएंगे। यूफेई एक और थका देने वाले दिन के बाद ऑफिस में काफी एग्जॉस्टेड दिख रही होती है। उसकी एक कोवर्कर उसका चेहरा देखकर पूछती है कि क्या उसने रात को ठीक से नींद नहीं ली। यूफेई मजबूरी वाली स्माइल के साथ बताती है कि चारों बेबीज पूरी रात रोते रहे, इसलिए उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया। कुछ ही देर बाद उसके फोन पर उसकी मां का कॉल आता है। वो प्यार से पूछती हैं कि वो कैसी है। मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए गर्म कपड़े पहनने की याद दिलाती हैं और पूछती हैं कि जो पैसे उन्होंने पहले भेजे थे क्या वो काफी थे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती हैं कि जरूरत हो तो वो और 100,000 युआन ट्रांसफर कर देती हैं। ये सुनकर यूफेई तुरंत मना कर देती है और कहती है कि अब और पैसे भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी मां थोड़ी सरप्राइज होकर पूछती हैं कि क्या वो दोबारा जॉब पर चली गई है या फिर अभी भी इस बात से नाराज है कि वो उससे मिलने नहीं आ पाई। फिर वो समझाती हैं कि कुछ दिन पहले यूफेई के पापा की ट्यूमर की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद रिकवरी के दौरान वो हमेशा उनके साथ रहीं, इसी वजह से वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पाईं। ये बात सुनकर यूफेई तुरंत अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछती है। उसकी मां उसे तसल्ली देती हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब उनकी रिकवरी धीरे धीरे अच्छी चल रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। उधर जो शाओफेंग अपना काम डिस्कस करने के बाद ये क्यू के घर से निकलने वाली होती है। उसी वक्त यूफेई ऑफिस से घर लौट रही होती है और उसकी नजर एक खूबसूरत और एलिगेंट लड़की पर पड़ती है जो उसके घर से बाहर आ रही थी। जाते जाते वो रिस्पेक्ट के साथ यूफेई को मिसेज ये कहकर ग्रीट करती है। ये सब देखकर यूफेई के मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है वो सीधा ये क्यू से सवाल करने लगती है। मजाक वाले अंदाज में कहती है कि अगर वो थोड़ी देर से घर आती तो पता नहीं यहाँ क्या क्या हो जाता। ये क्यू तुरंत समझ जाता है कि यूफेई ने गलत समझ लिया है, इसलिए वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ उसकी सेक्रेटरी थी। ये सुनकर यूफेई एकदम चुप हो जाती है। उसे तो ये तक नहीं पता था कि ये क्यू की कोई कंपनी भी है और उसकी सेक्रेटरी भी। उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर ये क्यू आखिर सच का एक हिस्सा बता देता है। वो कहता है कि कई साल पहले उसने चुपके से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। धीरे धीरे वो उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया, लेकिन इतना सुनने के बाद भी यूफेई को पूरी तरह यकीन नहीं होता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अगर वो सिर्फ सेक्रेटरी थी तो फिर वो हमारे घर क्यों आई थी। ये क्यों तुरंत बात क्लियर करता है और बताता है कि जो शाओफेंग सिर्फ बेबी पाउडर देने आई थी क्योंकि बच्चों को हीट रैश हो गया था। उसी वक्त उनमें से एक बेबी रोना शुरू कर देता है और उसके शरीर पर रैश देखकर यूफेई सच में घबरा जाती है, लेकिन ये क्यू बिल्कुल शांति से उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि नहाते वक्त वो मेडिकेटेड बेबी पाउडर यूज करेगा और कुछ ही ट्रीटमेंट्स के बाद रैश पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये क्यू प्यार से एक बेबी की आंखों को साफ करता है तभी सुपर डैड सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इस बार उसे आईज ऑफ इनसाइट नाम की एक पावरफुल एबिलिटी मिलती है। इस स्किल की मदद से वो सच और झूठ में फर्क कर सकता था, नकली और असली करेंसी को पहचान सकता था, ओरिजिनल एंटीक्स को आइडेंटिफाई कर सकता था और किसी भी इंसान के इरादे अच्छे हैं या बुरे ये भी समझ सकता था। इतनी जबरदस्त एबिलिटी मिलते ही वो कुछ पल के लिए सरप्राइज रह जाता है। जब यूफेई उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो बस इतना कहता है कि बेबी की आंख में गिरा हुआ एक आईलैश निकाल रहा था। शाम को यूफेई उसे डिनर के लिए बुलाती है। खाना खाते वक्त वो कहती है कि अगले दिन उन्हें उसके पेरेंट्स से मिलने चलना चाहिए ताकि ये च्यू ऑफिशियली उनसे मिल सके। ये सुनकर ये च्यू खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने अपने फ्यूचर फादर एंड लॉ के लिए कोई गिफ्ट ही प्रिपेयर नहीं किया। तब यूफेई उसे बताती है कि उसके पापा को चाय पीना बहुत पसंद है और उन्हें एंटीक्स और फेमस पेंटिंग्स कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है।
ये सुनकर ये च्यू डिसाइड करता है कि वो एक एंटीक शॉप जाकर उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदेगा। एंटीक शॉप पहुंचते ही ओनर बड़े एक्साइटमेंट के साथ एक से बढ़कर एक चीजें दिखाने लगता है। एक बार तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि एक एंटीक को किसी पुराने एम्परर की चीज बता देता है, लेकिन तुरंत अपनी गलती सुधार लेता है जब उसकी बात पकड़ी जाती है। इसके बाद वो ये च्यू को एक फेमस पेंटिंग दिखाता है और दावा करता है कि ये एक मशहूर मास्टर की ओरिजिनल पेंटिंग है, इसीलिए वो उसके बदले 30,000 युआन मांगता है। लेकिन आईज ऑफ इनसाइट की वजह से ये च्यू एक ही नजर में उसका झूठ पकड़ लेता है। शॉप ऑनर जिस पेंटिंग को इतनी मेहनत से बेचने की कोशिश कर रहा था, उसकी असली वैल्यू बहुत कम थी। वहीं दूसरी तरफ दुकान में रखी हुई कई पेंटिंग्स के बीच ये च्यू को एक और पेंटिंग दिख जाती है जो असल में एक ओरिजिनल मास्टरपीस थी और जिसकी कीमत बहुत बड़ी फॉर्चून के बराबर थी। ये देखकर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वही ओरिजिनल पेंटिंग चूज कर लेता है। शॉप ओनर भी खुशी खुशी डील कंप्लीट कर देता है, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उसने अपनी दुकान का सबसे कीमती खजाना उसकी असली कीमत के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में बेच दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। उधर यूफेई के पेरेंट्स अपनी बेटी के अगले दिन घर आने की बात कर रहे होते हैं। यूफेई के पापा अभी भी पुरानी बातों को लेकर गुस्से में थे। उन्हें याद था कि जब यूफेई प्रेग्नेंट हुई थी तब उन्होंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये च्यू ने उनकी बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। और अब तो वो एक साथ 4 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। हालांकि वो अभी भी सख्त शब्दों में बात करते थे, लेकिन उनकी वाइफ प्यार से उन्हें समझाती हैं कि दिल से वो अपनी बेटी को कब का माफ कर चुके हैं। आखिर यूफेई उनकी लाडली बेटी ही थी और अब इतने सालों तक पुरानी बातों को पकड़कर पूरी फैमिली को अलग रखने का कोई मतलब नहीं था। अगला दिन धीरे धीरे पास आ रहा था और ये च्यू अपने फ्यूचर फादर इन लॉ से मिलने को लेकर काफी नर्वस था। उसके चेहरे पर पसीना देखकर यूफेई हंस पड़ती है और मजाक में कहती है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, उसके पापा उसे खा तो नहीं जाएंगे। जब ये च्यू और यूफेई उसके पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं तब यूफेई के पापा का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता है। जैसे ही उनकी नजर ये च्यू पर पड़ती है, वो गुस्से में उसे घर से बाहर निकलने को कहते हैं और पूछते हैं कि उसने पहले उनकी बेटी को अकेला क्यों छोड़ दिया था। इससे पहले की बात और बढ़ती, यूफेई अपने पापा को याद दिलाती है कि पहले वो अपने 4 ग्रैंड चिल्ड्रन को तो देख लें। ये सुनकर बुजुर्ग कपल का ध्यान तुरंत बेबीज की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने प्यारे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन को गोद में उठाते हैं, उनका सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। मौका देखकर यूफेई की मां धीरे से ये च्यू को बताती हैं कि पिछले 1 साल से उनके हस्बैंड चाहे कितना भी जिद्दी बने रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने किए पर काफी पहले से पछताते थे। बस अपनी ईगो की वजह से वो ये बात कभी मान नहीं पाए। थोड़ा शांत होने के बाद यूफेई के पापा पहली बार ये च्यू को ध्यान से देखते हैं। हैंडसम पर्सनैलिटी, शरीफ नेचर और उसका रिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि आखिर उनकी बेटी ने हर हाल में इसी लड़के का साथ क्यों चुना था। इसके बाद ये च्यू रिस्पेक्ट के साथ उनके लिए लाए हुए गिफ्ट्स देता है। उसे पता था कि उसके फादर इन लॉ को एंटीक्स का बहुत शौक है, इसलिए वो उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और बताता है कि ये तांग भोगू की स्प्रिंग ड्वेलिंग इन द माउंटेन्स की कॉपी है। हालांकि यूफेई के पापा ऊपर से कहते हैं कि ये सिर्फ एक रेप्लिका है, लेकिन उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि उन्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद यूफेई की मां ग्रोसरीज खरीदने बाहर चली जाती हैं और घर पर सिर्फ यूफेई के पापा चारों बेबीज का ख्याल रखने लगते हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि एक साथ 2 बेबीज रोना शुरू कर देते हैं। वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किस बेबी को चुप कराएं, उन्हें समझ ही नहीं आता। तब ये च्यू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और बड़े आराम से दोनों बेबीज को संभाल लेता है। उसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस देखकर यूफेई के पापा का दिल धीरे धीरे उसके लिए बदलने लगता है। ये च्यू दिल से उनसे कहता है कि उसे पता है उनके मन में अभी भी उसके लिए काफी शिकायतें हैं, लेकिन वो वादा करता है कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यूफेई या उनके चारों बच्चों को किसी भी चीज की कमी या तकलीफ नहीं होने देगा। यूफेई के पापा जिद में कहते हैं कि उन्होंने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। ये सुनकर ये च्यू बस मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उन्होंने सच में माफ ना किया होता तो आज वो दोनों इतनी शांति से एक साथ बैठकर बात ही नहीं कर रहे होते। लंच के वक्त यूफेई की मां क्यूरियोसिटी से ये क्यू के काम के बारे में पूछती हैं। तब यूफेई मजाक में कहती है कि अगर फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनना भी प्रोफेशन माना जाए तो वही उसका काम है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि एक आदमी घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखता है और उसकी वाइफ ऑफिस जाती है। तब यूफेई जल्दी से समझाती है कि भले ही ये क्यू रोज घर पर रहता है, लेकिन उसने कई बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है और बिना घर से निकले भी बहुत पैसे कमा लेता है। इसी दौरान जब एक बेबी को दूध पिलाया जा रहा होता है तो अचानक वो मिल्क से चोक कर जाता है। ये देखकर ग्रैंड पेरेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्यू बिल्कुल शांत रहता है और बताता है कि बेबी ने बहुत जल्दी जल्दी दूध पीने की वजह से हवा भी निकल ली है। वो प्यार से बेबी की पीठ थपथपाता है और जैसे ही ट्रैप्ड एयर बाहर निकलती है, बेबी तुरंत ठीक हो जाता है।
ये सब देखकर यूफेई के पापा उसकी चाइल्ड केयर नॉलेज से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जब यूफेई की मां लंच बनाना शुरू करती हैं, तब ये क्यू नोटिस करता है कि सर्जरी के बाद उनके हाथ में अभी भी दर्द है। वो तुरंत उन्हें आराम करने के लिए कहता है और खुद कुकिंग करने की बात करता है। वो खुशी खुशी मान जाती हैं। थोड़ी ही देर में ये क्यू पूरी टेबल पर एक से बढ़कर एक डिलिशियस डिशेस सजा देता है। खाना चखते ही यूफेई के पापा भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। उन्हें हैरानी होती है कि ये लड़का सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि इतना कमाल का खाना बनाना भी जानता है। आज यूफेई के पापा का मूड काफी अच्छा था, इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी सबसे स्पेशल लिकर की बोतल निकाल लाते हैं। हालांकि उनकी सर्जरी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी वो पीने की जिद करते हैं। मजाक में वो ये क्यू से पूछते हैं कि कहीं एक गिलास पीते ही बेहोश तो नहीं हो जाएगा। ये क्यू कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसकी अल्कोहल टॉलरेंस भी उनके जितनी ही स्ट्रांग है। ये जवाब सुनकर बुजुर्ग जोर से हंस पड़ते हैं और दोनों के लिए एक एक और ड्रिंक भर देते हैं। जैसे जैसे ड्रिंक्स चलती रहती हैं, यूफेई और उसकी मां बार बार उन्हें ज्यादा ना पीने की सलाह देती हैं, लेकिन खुशी के मारे वो किसी की बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद इमोशनल होकर वो अपने दिल की बात कह देते हैं। वो मानते हैं कि चाहे बच्चे शादी से पहले पैदा हुए हों, लेकिन उनकी बेटी को एक प्रॉपर स्टेटस और ऑफिशियल शादी मिलनी ही चाहिए। ये कहकर वो फैमिली रजिस्ट्रेशन बुक निकालते हैं और ये क्यू के हाथ में देते हुए कहते हैं कि दोनों जितनी जल्दी हो सके अपनी मैरिज ऑफिशियली रजिस्टर करवा लें। आंखों में आंसू रोककर वो ये क्यू को वार्निंग भी देते हैं कि अगर उसने कभी यूफेई को दुख दिया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये क्यू भी पूरी सिंसियरिटी के साथ वादा करता है कि अपनी पूरी जिंदगी वो यूफेई और अपने चारों बच्चों का प्यार से ख्याल रखेगा। इसके बाद घर का माहौल पहले से काफी वार्म हो जाता है। यूफेई के पापा ऑफिशियली अपनी बेटी की जिम्मेदारी ये क्यू को दे देते हैं और फिर एक और जरूरी सवाल पूछते हैं कि शादी कब करने का प्लान है। ये क्यू रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि डेट डिसाइड करने का हक उनका है। ये जवाब सुनकर बुजुर्ग खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले महीने शादी होगी। साथ ही वो ये क्यू को याद दिलाते हैं कि सारी तैयारियां अच्छे से करनी होंगी। ये क्यू भी कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस करता है कि वो इस शादी को बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। यूफेई के पेरेंट्स को अच्छी सेहत की दुआ देकर दोनों वहां से घर वापस लौट आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद यूफेई टेंशन भरा चेहरा लेकर घर आती है। वो ये क्यू को बताती है कि उसकी कंपनी ने उसे जुनलिन ग्रुप के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की नेगोशिएशन के लिए भेजने का फैसला किया है, लेकिन जुनलिन ग्रुप जैसे जायंट कॉरपोरेशन के सामने उसकी कंपनी बहुत छोटी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें पार्टनरशिप के लिए कैसे कन्विंस करेगी। इसी प्रेशर की वजह से वो बहुत नर्वस थी। ये क्यू हल्का सा मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो उसकी असली आइडेंटिटी जानती है। फिर बिल्कुल कैजुअली बताता है कि असल में वही जुनलिन ग्रुप का चेयरमैन है और पूछता है कि क्या वो सरप्राइज हुई। लेकिन यूफेई तुरंत हंस पड़ती है। उसे लगता है कि ये क्यू सिर्फ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी बात सच होना नामुमकिन था। इसके बाद उसे याद आता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की एक क्लासमेट जुनलिन ग्रुप में डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पर काम करती है। वो तुरंत अपनी दोस्त को फोन करती है और वो मीटिंग अरेंज करवाने के लिए मान जाती है। ये सुनकर यूफेई के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। अब उसे लगने लगा था कि कल की बिजनेस नेगोशिएशन के सक्सेसफुल होने की उम्मीद सच में बन गई है। ये क्यू बस हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि यूफेई इस छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। जैसे ही यूफेई की नजर उस पर से हटती है, वो चुपके से जुनलिन ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि अगले दिन जब हाउली ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टनरशिप के लिए आए तो बिना किसी प्रॉब्लम के कोऑपरेशन तुरंत अप्रूव कर दिया जाए। उन्हें किसी भी तरह परेशान करने की जरूरत नहीं है। सीनियर एग्जीक्यूटिव को इतना सीधा ऑर्डर सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो बिना कोई सवाल किए तुरंत मान जाता है। आखिर प्रेसिडेंट ये का डिसीजन ही फाइनल होता था। अगले दिन जब यूफेई जुनलिन ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने पहुंचती है, तब उसकी मुलाकात अचानक उसकी पुरानी यूनिवर्सिटी क्लासमेट लियू प्याओ प्याओ से हो जाती है। जो कभी कॉलेज की कैंपस ब्यूटी हुआ करती थी, वो यूफेई को ऊपर से नीचे तक देखकर घमंड भरी स्माइल करती है। उसे लगता है कि यूफेई उसके पास मदद मांगने आई है। ऊपर से फ्रेंडली बनने का नाटक करते हुए वो कहती है कि वो यूफेई को मैनेजर लियू से मिलवा देगी, लेकिन असल में वो उसे किसी और जगह लेकर जाती है। रास्ते में चलते चलते लियू प्याओ प्याओ अपना असली इरादा बता देती है। वो कहती है कि मैनेजर लियू से मिलने से पहले यूफेई को डायरेक्टर जांग को खुश करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी मान लेती है कि पिछली रात ही उसने यूफेई की फोटो डायरेक्टर जांग को दिखा दी थी और वो उसे देखते ही इंटरेस्टेड हो गया था। फिर वो यूफेई का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप बिना कोई कीमत चुकाए किसी को नहीं मिलती। हर किसी को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है।
इसी दौरान शीची की नजर कंपनी में यूफेई पर पड़ती है। उसका उदास चेहरा देखकर वो तुरंत पूछती है कि क्या हुआ। तब यूफेई उसे सारी बात बता देती है, डायरेक्टर जैंग की गंदी शर्त से लेकर लियू प्याओ प्याओ की साजिश तक। ये सब सुनकर शीची का खून खौल उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऑफिस में इतना शरीफ बनने वाला आदमी अंदर से इतना घटिया हो सकता है। वो तुरंत यूफेई को वार्निंग देती है कि आज के बाद डायरेक्टर जैंग और लियू प्याओ प्याओ दोनों से हमेशा दूर रहना। उधर डायरेक्टर जैंग और लियू प्याओ प्याओ को पूरा यकीन होता है कि यूफेई के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उसे बहुत देर तक वेट करवाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि बाकी सब चले गए हैं। उन्हें लगता था कि अब यूफेई मजबूरी में उनकी शर्त मान लेगी। डायरेक्टर जैंग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर यूफेई उसकी कंडीशंस मान जाए तो वो मैनेजर लियू की तरफ से तुरंत कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर देगा। लेकिन यूफेई कुछ बोल पाती उससे पहले ही जो शाओ फेंग अचानक रूम के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो सीधा डायरेक्टर जैंग से पूछती है कि एक छोटा सा डिपार्टमेंट डायरेक्टर कब से मैनेजर लियू की तरफ से फैसला लेने लगा। उसी वक्त शीची भी आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि डायरेक्टर जैंग ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और उसकी फ्रेंड पर गंदी और अनरीजनेबल कंडीशंस थोपने की कोशिश की। डायरेक्टर जैंग को सफाई देने का एक भी मौका दिए बिना जो शाओ फेंग तुरंत अनाउंस कर देती है कि इसी वक्त से डायरेक्टर जैंग और लियू प्याओ प्याओ दोनों को कंपनी से निकाला जाता है। ये सुनकर डायरेक्टर जैंग घबरा जाता है और हाथ जोड़कर एक और चांस मांगने लगता है। वो कहता है कि उसके ऊपर मिलियंस युआन का होम लोन चल रहा है और अगर जॉब चली गई तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो शाओ फेंग के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं आता। वो सीधा ऑर्डर देती है कि दोनों अपना सामान पैक करें और इसी वक्त कंपनी छोड़कर चले जाएं। इन दोनों से निपटने के बाद जो शाओ फेंग रिस्पेक्ट से यूफेई से माफी मांगती है और खुद मैनेजर लियू को बुलाती है। इसके बाद जुनलिन ग्रुप और हाउली ग्रुप के बीच कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिना किसी और प्रॉब्लम के सक्सेसफुली साइन हो जाता है। जब यूफेई घर लौटकर आती है तो वो एक्साइटमेंट के साथ ये क्यू को बताती है कि पार्टनरशिप फाइनली अप्रूव हो गई है। साथ ही जुनलिन ग्रुप में हुआ पूरा इंसिडेंट भी डिटेल में सुना देती है। ये सब सुनकर ये क्यू के अंदर गुस्सा भर जाता है। वो चुपचाप दिल में कसम खाता है कि आज के बाद कोई भी उसकी वाइफ या उसके बच्चों को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह ये क्यू यूफेई को एक सरप्राइज देता है और उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले जाता है। यूफेई को लगता है कि शायद वो सिर्फ घूमने निकले हैं, लेकिन ये क्यू मुस्कुराकर बताता है कि आज वो ऑफिशियली अपनी मैरिज रजिस्टर करने आए हैं। आज से दोनों कानूनी तौर पर हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद दोनों खुशी खुशी साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। यूफेई तुरंत अपना मैरिज सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और लिखती है कि आज से वो ऑफिशियली मिसेज ये बन गई है। उसके बाद वो ये क्यू से पूछती है कि उसने कैप्शन में ये क्यों लिखा है कि आसमान ने उस पर बहुत मेहरबानी की है। ये क्यू प्यार से मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट यूफेई से मिलना ही था। घर लौटते वक्त दोनों को अचानक याद आता है कि वो अपने चारों बेबीज को फैमिली के पास छोड़कर आए हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं पता चलता है कि चारों बेबीज को डायरिया हो गया है। ये देखकर घर के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। यूफेई की मां खुद को दोष देने लगती हैं और कहती हैं कि शायद उनसे बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। वो तुरंत बेबीज को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह देती हैं, लेकिन ये क्यू बिल्कुल शांत रहता है। वो सबको समझाता है कि 1 साल से छोटे बेबीज में डायरिया होना काफी कॉमन बात है और हर बार ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। सिस्टम से मिली पेरेंटिंग नॉलेज का यूज करते हुए वो खुद ही बेबीज का ट्रीटमेंट करता है और कुछ ही देर में उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये सब देखकर यूफेई एक बार फिर उसकी तरफ तारीफ भरी नजरों से देखती है। हर बार की तरह इस बार भी ये क्यू ने सबको अपनी कैपेबिलिटी से सरप्राइज कर दिया था। कुछ ही देर बाद ये क्यू के पास जुनलिन ग्रुप से एक कॉल आती है। कंपनी के स्टाफ बताते हैं कि उनका नया हुआयू स्मार्टफोन सिर्फ 1 घंटे बाद ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है और पूछते हैं कि क्या वो हमेशा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। ये क्यू हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो थोड़ी देर में कंपनी पहुंच रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। उधर शी की को जुनलिन ग्रुप में एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो बिल्कुल ये क्यू जैसा लग रहा था। हालांकि उसे पूरा यकीन नहीं था, फिर भी वो ये बात यूफेई को बताती है। ये सुनकर यूफेई के दिल में पहली बार सच में शक पैदा होने लगता है और वो सोचने लगती है कि कहीं ये क्यू उससे कोई बहुत बड़ा राज तो नहीं छुपा रहा। जैसे जैसे उनकी शादी का दिन पास आने लगा, ये क्यू ने डिसाइड किया कि वो यूफेई के लिए एक ऐसी वेडिंग रिंग तैयार करेगा जो सच में सबसे स्पेशल हो। रिंग देखने के लिए शॉपिंग करते वक्त उसकी अचानक मुलाकात अपने पुराने दोस्त चाओ जिए से हो जाती है। चाओ जिए सोशल मीडिया पर उनकी मैरिज अनाउंसमेंट देख चुका था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है और मजाक में कहता है कि ये क्यू ने उस लड़की से शादी कर ली जिसे कभी बहुत से लोग पसंद करते थे। जब ये क्यू बताता है कि वो एक हाई क्वालिटी डायमंड वेडिंग रिंग ढूंढ रहा है तो चाओ जिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उसके लिए सबसे परफेक्ट रिंग अरेंज कर देगा।
जब दोनों बात ही कर रहे होते हैं तब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि जुनलिन ग्रुप ने ऑफिशियली अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। हालांकि उसकी प्राइस 10,000 युआन थी, लेकिन उसका फ्यूचरिस्टिक होलोग्राफिक डिस्प्ले देखते ही इंटरनेट पर हंगामा मच जाता है। हर कोई उसके इनोवेटिव डिजाइन की तारीफ करने लगता है। बाद में जब यूफई घर वापस आती है तो उसकी नजर ये क्यू के हाथ में उसी नए स्मार्टफोन पर पड़ती है। ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि फोन अभी प्री ऑर्डर स्टेज में था और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए तो अभी अवेलेबल भी नहीं हुआ था। अब यूफई अपनी क्यूरियोसिटी को और कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सीधा ये क्यू से पूछती है कि क्या वो उससे कोई बात छुपा रहा है। पहले तो ये क्यू बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर यूफई उससे पूछती है कि क्या वो आज जुनलिन ग्रुप गया था। अब ये क्यू समझ जाता है कि सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो मान लेता है कि वो सच में जुनलिन ग्रुप गया था, क्योंकि आज कंपनी का नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। ये सुनकर यूफई और भी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे इवेंट में तो सिर्फ कंपनी का ओनर ही शामिल होता है। तब ये क्यू फिर से वही बात दोहराता है जो वो पहले भी कई बार कह चुका था, कि वो ही जुनलिन ग्रुप का चेयरमैन है। इस बार इतनी सारी चीजें अपनी आंखों से देखने और इतने सारे क्लूज मिलने के बाद यूफई को आखिर यकीन हो जाता है कि ये क्यू शुरू से ही सच बोल रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये क्यू की असली आइडेंटिटी जानने के बाद भी यूफे को लगता था कि जुनलिन ग्रुप जैसी इतनी बड़ी कंपनी को संभालना उसके बस की बात नहीं है। तब ये क्यू प्लार से उसे एनकरेज करता है कि वो कंपनी ज्वाइन करे और उसके साथ मिलकर बिजनेस को मैनेज करे, लेकिन यूफे तुरंत मना कर देती है। वो बताती है कि उसने डांस में ग्रेजुएशन की है, बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं, इसलिए उसे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। ये क्यू बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसके आसपास केपेबल असिस्टेंट्स होंगे जो हर काम में उसकी हेल्प करेंगे। उसकी बातों से हिम्मत पाकर यूफे आखिरकार कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है।